हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है 4 और प्रैक्टिस सेट 4 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। छोटा सा एक 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। आई होप कि इसमें आप लोगों को हेल्पफुल हो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर और यही जो है चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐड है, आप देख लीजिए और उसके बाद मैं क्वेश्चन सीधा स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट in English who has written Pindaric Ode in English। Pindaric Odes जिन्हें encomium odes भी कहा जाता है। ओड यानी कि किसी को संबोधित करके जो गाए जाते थे, ग्रीक ओरिजिन है। पिंडारिक ओड को इंग्लिश में लिखने वाले जो सबसे महान राइटर हैं वो हैं ग्रे, थॉमस ग्रे। दैट इज थॉमस ग्रे जो हैं वो पिंडारिक ओड याद रखिएगा। 2 तरीके के ओड्स जो हैं वो होते हैं और जो भाई ओड्स तो 3 तरीके के हैं, पिंडारिक ओड्स, लेस्बियन ओड्स एंड इरेगुलर कॉलियन ओड्स। अब पिंडारिक ओड्स रेगुलर ओड्स माने जाते हैं। इनको जो है ये लेस्बियन ओड्स को ही होरेशियन ओड भी कहा जाता है और पिंडारिक ओड्स जो होते हैं ये तारीफ में लिखे जाते हैं। अब इनके जो सबसे बेहतरीन राइटर थे वो कौन थे? ग्रे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the poet of an ode to himself? Ode to himself किसने लिखा है? Ode to himself लिखा है बेन जॉनसन ने। It is written by बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो कि 16th सेंचुरी के राइटर थे, शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, मगर ये जेकोबियन राइटर कहलाते हैं और शेक्सपियर एलिजाबेथन राइटर। This is a form of a classical ode। क्लासिकल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रीक एंड लैटिन फॉर्म। ग्रीक एंड लैटिन फॉर्म को कहा जाता है और क्लासिकल जो है इसमें से कौन सा है? तो पिंडारिक ओड्स। पिंडारिक ओड्स जो हैं वो क्लासिकल फॉर्म ऑफ ओड्स हैं, पिंडारिक ओड्स। तो दैट इज पिंडारिक ओड। Now the next one is odes had originated in religious celebrations and were performed at। ओड रिलीजियस सेलिब्रेशंस में लिखे जाते थे और परफॉर्म कहाँ किए जाते थे? फेस्टिवल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। फेस्टिवल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में इन्हें परफॉर्म किया जाता था ओड्स को। फेस्टिवल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में इनको जो है वो परफॉर्म किया जाता था। ओड्स नॉर्मली इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ओड्स में क्या क्या चीजें होती थी? प्रेयर्स और प्रेज टू द गॉड्स। बिल्कुल जी, ओड्स में प्रेयर्स और प्रेज टू द गॉड हुआ करता था। पास्ट की कहानियां, मॉरल मैग्जिम्स एंड पर्सनल रेफरेंसेस, ये सारी की सारी चीजें ओड में होती थी। तो ऑल ऑफ दीज। अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्स इज नोन एज। एक कहानी कहती हुई जो पोयम होती है, एक लंबी कहानी कहती हुई जो पोयम होती है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एपिक। एपिक जो होता है 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एपिक्स एंड सेकेंडरी एपिक। और कहानी कहते हुए जैसे किसी हीरो की कहानी पर जो है बेस्ड होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एपिक्स। रामायण एंड महाभारत आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। रामायण एंड महाभारत जो है वो एग्जाम्पल्स हैं एपिक के। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक। डैश एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द एपिक। एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स जो है वो एपिक का पार्ट है? तो आप देखिए, लव, सेलिब्रेशन, सुपर नेचुरल, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द एपिक, एपिक में क्या क्या चीजें होती हैं? एपिक में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, सेलिब्रेशंस भी होते हैं, लव के बारे में भी बताया जाता है। लव, सेलिब्रेशन, सुपरनैचुरल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हर चीज एपिक में होती है। अगर एपिक है तो उसमें हीरो के लव के बारे में भी बताया जाता है, सेलिब्रेशन से किसी चीज को सेलिब्रेट करने के बारे में भी बताया जाता है। सुपरनैचुरल तो इसका मेन पॉइंट है कि वो होता ही होता है। तो ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं।
सुपर एलिमेंट्स जो है, लव, सेलिब्रेशन, सुपर all of these elements are part of the epic. Alliteration and other verbal devices are frequently used to make the lyric. ये हैं भी alliteration और other verbal devices लिरिक को म्यूजिकल बनाने के लिए यूज की जाती हैं. ये बनाने के लिए ये जो डिवाइस है वो इसे म्यूजिकल बनाने के लिए, उतार चढ़ाव के लिए यूज की जाती है. द कैवेलियर पोएट्स आर ग्रेट लवर्स ऑफ. जो कैवेलियर पोएट्स थे यानी कि जो चार्ल्स फर्स्ट के दरबारी कवि थे, वो प्लेटोनिक लव के साथ साथ वो नेचर के भी बहुत बड़े लवर्स थे. दे वर ग्रेट लवर्स ऑफ नेचर. So that is nature. Among the romantic lyric, the work of dash remain unexcelled. रोमांटिक एज लिरिक्स की एज थी. रोमांटिक एज वो एज थी जिसमें लिरिक्स दोबारा से आए थे, जिसमें लिरिक्स प्रीडोमिनेंट थे, और इनमें भी जो लिरिकल पोएट थे उनमें शैले जो हैं वो अनएक्सेल्ड हैं. शैले के लिरिक्स जो हैं वो अनएक्सेल्ड हैं. तो ये है इसका आंसर, शैले. इज आर अ ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ड्रामेटिक मोनोलॉग्स जिसमें एक स्पीकर इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में ड्रामा वाली क्वालिटीज होती हैं. ड्रामेटिक मोनोलॉग के विक्टोरियन एज में दो महान राइटर्स थे. एक थे टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी थे, और दूसरे हैं ब्राउनिंग. टेनिसन और ब्राउनिंग दो इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर्स हैं. तो ये हैं टेनिसन एंड ब्राउनिंग, बोथ ए एंड बी. द मेजॉरिटी ऑफ अलीग्रो इज रिटन इन. अलीग्रो जो पोयम है वो मिल्टन की पोयम है. अलीग्रो एंड पेंसरोसो ये लिखी गई है कपलेट्स में. मेजॉरिटी पार्ट जो है इसमें लिखा गया है, कपलेट्स में लिखा गया, यानी कि 2 लाइन के स्टैंजा में. Who was the first to achieve critical notoriety for his use of blank words, which became the standard for the Elizabethan era? The critics later referred it as mighty line. Blank words का मतलब होता है जिसमें rhyme scheme नहीं होती मगर iambic pentameter होता है. Blank words की जो blank words को बहुत ही ज्यादा जो खूबसूरत बनाया वो बनाया क्रिस्टोफर मार्लो ने, और बेन जॉनसन ने कहा था उसे माइटी लाइन ऑफ मार्लो. तो ये है क्रिस्टोफर मार्लो. विच वर्क इज an acknowledged imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra and focuses on the last hours of the lives of its hero and heroine. ऑल फॉर लव जो कि ड्रायरन का प्ले है, हीरोइक प्ले है. हीरोइक प्लेस आए थे रेस्टोरेशन पीरियड में, जिसमें हीरो या हीरोइन अपने विश्वास के लिए उनकी मृत्यु होती थी, और ऑल फॉर लव एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का ही एडेप्टेशन है. तो दैट इज ऑल फॉर लव. लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, alternatively known by the shorter title Lives of the Poets, is a work by. Lives of the Poets लिखी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिसमें उन्होंने 52 पोएट्स की बायोग्राफी जो है वो बताई है. तो दैट इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. 20 miles, अब ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है. 20 miles are not a great distance in these days. अगर यूनिट ऑफ जो है डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ मनी जो है उनको एक रूप में यूज करते हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस है या मनी की यूनिट्स जो है, मनी जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हो रही हैं? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि यहां पर आप इसका सब्जेक्ट ना देखकर ऑब्जेक्ट देखिए. अगर डिस्टेंस अ ग्रेट डिस्टेंस आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इससे पता चलता है कि वो एक ही यूनिट की बात की जा रही है. जैसे अगर हम ये बोलते हैं 50 रुपीज इज 50 रुपीज इज टू मच फॉर दिस बुक, तो एक ही किताब की बात करी जा रही है. तो यहां पर अगर कहते हैं 50 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स, तो डिफरेंट थिंग्स आ रहा है तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे. तो बेसिकली जब मनी के लिए, डिस्टेंस के लिए अगर हम वर्ब लगाते हैं तो हम सब्जेक्ट नहीं देखते, ऑब्जेक्ट देखते हैं. तो यहां पर आएगा इज नॉट. The percentage of good leaders. The percentage of good leaders
आर नॉट वेरी हाई। परसेंटेज अगर आ रहा है तो अनकाउंटेबल हो जाता है, परसेंटेज बताया जा रहा है, यानी कि दैट इज किसी चीज की प्रतिशत बताया जा रहा है, और प्रतिशत के रूप में अगर बोलते हैं तो आप वहां पर अनकाउंटेबल, ये एक अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो यहां पर वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो आर ना लगा के आप क्या लगाएंगे, इज। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट वेरी हाई। The teacher with his 2 sons is doing research these days. अगर दो सब्जेक्ट्स टुगेदर विद एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो उनके जो पहले आता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, इनके जो पहले आता है। तो टीचर है, ये सब्जेक्ट है, तो टीचर विद हिज 2 sons इज डूइंग, तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ये टीचर के हिसाब से ही वर्ब इज लगा हुआ है, कोई गलती नहीं है, दैट्स नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज लर्नड नथिंग देयर। अब यहां पर ये सेंटेंस में दो गलतियां। ही हैड बीन टू, वो स्कूल गया है, स्कूल पहले गया मगर सीखा कुछ नहीं, स्कूल जाने के बाद सीखते हैं। तो या तो आप यहां पर ही हैड लर्नड नथिंग देयर में तो सी पार्ट में हो जाएगा, मगर इससे ग्रामेटिकली सही नहीं हो रहा, तो ये यहां पर आप इसमें इसको डिड नॉट आएगा, फिर यहां पर डिड नॉट लर्न और फिर ये एनीथिंग आएगा। हम इसको खाली एक काम ये करके कर सकते हैं कि यहां पर हम हैड नॉट, ही हैड नॉट लर्नड, ही हैड लर्नड नथिंग देयर, तो हम इस पे करके सी पार्ट से कर सकते हैं। मैंने आपको ग्रामेटिकल उसमें बता दिया कि ही हैड बीन टू स्कूल बट ही डिड नॉट लर्न, बट ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग देयर, या तो ये आप उसमें दोनों पार्ट्स में करना पड़ेगा, ऐसे ना करें तो ये हो जाएगा ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैड लर्नड नथिंग देयर। पास्ट में, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो सिर्फ पास्ट करके आप उसे भी ठीक कर सकते। His failing to answer the question made the police suspect him. देखिए, his failing to answer the question made the police suspect him, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। His failing to answer the question made the police suspect him, no error, सही है क्वेश्चन। अब क्योंकि फेलिंग जेरेंड के रूप में यूज हुआ है, हिज उसके पहले जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसमें लगा है, और इसमें उसका आंसर ना दे पाना ही, या तो अब अगर इसको बनाए ही डिड नॉट, ही फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस, इसमें हिज फेलिंग आप लगा सकते हैं, इसमें सेंटेंस पे कोई भी गलती नहीं है। देर इज ऑलवेज, अब ये देखिए नीचे का सेंटेंस देखिए, देर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप, इसमें भी दो पार्ट्स में गलती है। देर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ, एक तो इसमें गलती आई, अ डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन द फायर ब्रेक्स अप, अब फायर के पहले ए नहीं लगेगा क्योंकि फायर अनकाउंटेबल नाउन है। देर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक, अब यहां पर देर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन द फायर ब्रेक्स अप, व्हेन फायर ब्रेक्स अप या व्हेन द फायर ब्रेक्स अप। Which of the following sentences is grammatically correct? We rarely see a lion, we scarcely see a lion, he played good, he lives miserly. अब आप यहां पर ये देखिए, we rarely, हम मुश्किल से ही जो है लायन देखते हैं, ये ठीक है, स्कार्सली इसमें नहीं आएगा, स्कार्सली की जगह रेयरली का ही यूज किया जाएगा क्योंकि कभी कदाक ही देखते हैं, स्कार्सली का इसमें यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर ही प्लेड गुड नहीं होगा क्योंकि प्लेड वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब लगेगा, एडजेक्टिव नहीं, तो यहां आएगा ही प्लेड वेल, और नीचे वाले में ही लिव्स माइजरली नहीं, ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर आएगा, तब ये सेंटेंस जो है वो ठीक होगा, ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर। As the weather was bad, we stayed indoors. सिंपल सेंटेंस पे बनाना है, यहाँ दो वर्ब्स हैं, और जहां दो वर्ब्स होते हैं सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और जो है बाकी उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होता है। अब आप यहां देखिए, द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इंडोर्स, अब यहां पर एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, तो ये सेंटेंस नहीं बन सकता। सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स, अब यहां पर भी एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, एक फाइनाइट वर्ब ये हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, इट बीइंग अ बैड वेदर, अब आप यहां देखिए बीइंग यूज करा है, ये नॉन फाइनाइट है, और यहां पर जो है वी स्टेड एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए यही वाला सेंटेंस इसमें सही होगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, नॉन फाइनाइट इसमें आएंगे, फाइनाइट एक ही होगा।
ही इज बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनेगा, यानी कि इसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज होती है। ही इज बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड क्या, इट इज बिलीव्ड व्हाट, नाउन क्लॉज आ रहा है, सॉरी ये इट इज, ये यहां पे आएगा, ये तो ये भी नीचे वाला भी गलत है। इट इज बिलीव्ड, ये डी लगेगा इसमें। इट इज बिलीव्ड व्हाट, दैट ही हैड डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहां पर ये आएगा, ये पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। अब अगर पास्ट टेंस में होता तो भी बन जाता, ही इज बिलीव, इट इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, ही इट इज बिलीव्ड दैट ही हैड डाइड ऑफ मलेरिया। Now the next question is, one who presents a radio program, जो रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है उसे रेडियो जॉकी कहते हैं, दैट इज रेडियो जॉकी। Who of the following is not the writer of either Hamlet or Don Quixote? इनमें से कौन जो है ना तो हैमलेट का और ना ही डॉन क्विक्सोट का जो है राइटर है। तो ये देखिए, इसमें से हैमलेट जो है शेक्सपियर ने लिखी है, डॉन क्विक्सोट सर्वेंटीज ने लिखी है, तो बेन जॉनसन ही हैं जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिखा है। Repetition of a word or expression at the beginning of successive phrases, clauses, sentences or verses, especially for rhetorical poetical effect. जब हमारा जो है वो एक ही वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में रिपीट होता है, हर बार सेंटेंस के शुरू में रिपीट होता है यहां पर इस तरीके से, तो उसे क्या कहा जाता है, एक ऐसा शब्द या एक्सप्रेशन जो सक्सेसिव फ्रेजेस में इस तरीके से यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज एनाफोरा, दैट इज एनाफोरा। A well-known phrase expressing something that is always true about people or the world. एक ऐसी चीज जो हमेशा लोगों के बारे में सही हो, उसे क्या कहते हैं, अडेज, कहावत, that is अडेज। ये वन वर्ड्स हैं। The masculine form of duck is, duck की masculine form होती है ड्रेक। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म। पहले आप यहां पर ये देखिए, ION अगर किसी में लगा होता है तो वो नाउन होता है इन्वेजन। इन्वेड करने का मतलब, इन्वेड इज अ वर्ब दैट इज घुसपैठ करना। घुसपैठ को क्या बोला जाता है, इन्वेजन। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, टुगेदर विद से जुड़े हुए हो, तो जो इनके पहले सब्जेक्ट लगता है वर्ब उसके अनुसार लगता है। अब आप यहां देखिए, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, तो हैव ना आकर यहां क्या आएगा, हैज, तो यहां आएगा सी। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर। बात बिहेवियर की जा रही है, स्टूडेंट्स की नहीं, तो बिहेवियर कैसा है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर सिंगुलर है। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल। बात की जा रही है डिक्शनरीज की। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडोज, जो विंडोज के पास रखे हैं, नीड्स रीबाइंडिंग। जब हम बात कर रहे हैं डिक्शनरीज की तो ये प्लूरल है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल मानी जाती है, तो यहां आएगा नीड। हमें जो सब्जेक्ट है वो यहां से देखना है, तो वो सब्जेक्ट हमारा ऑल द डिक्शनरीज है, इसीलिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल नहीं आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ही पुरानी जो है वो एक बहुत ही परेशानी वाली अक्यूट प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम या अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अक्यूट प्रॉब्लम। I would request you to see my cousin sister who has just returned from Germany. कज़न के साथ, कज़न या
कजन के साथ सिस्टर और ब्रदर सुपरफ्लुअस होते हैं। आपको दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर कजन जो है वो सिस्टर ब्रदर है तो हमको कैसे पता चलेगा अगर हम सिस्टर ब्रदर नहीं लगाएंगे। ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, इस तरीके से लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोनाउंस वी विल बी एबल टू नो कि ये लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में। कजन में सिस्टर या ब्रदर अपने आप ही होता है, उसके साथ सिस्टर या ब्रदर यूज नहीं करते, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, यहां पर सिस्टर नहीं आएगा। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 के पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस सेंटेंस में इस क्वेश्चन में दो पार्ट में गलती है। दिस कार इज सुपीरियर टू, पहला इसका जो अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेगा सुपीरियर टू लेगा, फिर उसके बाद कॉस्टली जो है वो अपने साथ देन ले रहा है, ठीक है जी, लेकिन मोर कॉस्टली नहीं होता है, कॉस्टलियर होता है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस ये बताते हैं इसमें गलती लगाएं या इसमें गलती लगाएं। अब इन्होंने तो केवल इसे माना था, लेकिन जब गलती दोनों जगह है तो दोनों ही जगह बतानी पड़ेगी ना। दिस कार इज सुपीरियर टू एंड कॉस्टलियर देन द वन आई हैव। जूनियर सीनियर अपने साथ जूनियर सीनियर इंफीरियर सुपीरियर सब अपने साथ टू लेते हैं। यू विल ईदर हैव टू इंप्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल। अब यहां पर यू विल ईदर हैव टू इंप्रूव योर वर्क, अब और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम वर्क। अब इसमें होता क्या है, जो पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगते हैं ईदर और के बाद। अब आप यहां पे ये देखिए, और आई शैल, और के बाद प्रोनाउन लगा हुआ है, तो जो हिस्सा जो होता है बेसिकली और के बाद, नॉर के बाद, बट ऑल्सो के बाद देखते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रही होती है वही जो है वो ईदर के बाद, नीदर के बाद या नॉट ओनली के बाद लगा देते हैं। तो यहां पर ये भी प्रोनाउन जो है यहां भी है, तो यहां से हम ईदर उठाएंगे, ईदर यू विल हैव टू improve your work और आई शैल हैव टू डिसमिस। तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। और अगर इसमें यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क, आई शैल और हैव टू, ये अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ईदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वही और के बाद होगा, लेकिन देखते उल्टा है, जो और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद होता है वही पार्ट ऑफ स्पीच ईदर, नीदर और नॉट ओनली के बाद उसको वहां पर उसको फिट जो है किया जाता है। हार्डली डैश रीच हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली एक एडवर्ब है, और अगर एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन का यूज किया जाता है, और यहां पर इन्वर्जन के रूप में आप देखिए, हार्डली हैड शी, अगर यहां पर डिड लगाते तो रीच नहीं होता, रीच होता, तो हार्डली हैड शी रीच्ड होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। द बॉस वॉन्टेड टू नो, ये क्वेश्चन जो है ये दोनों बार आया है, 16 में भी आया, यानी कि 16 का एग्जाम जो 19 में हुआ था और 21 में भी आया। द बॉस वॉन्टेड टू नो, बॉस वॉन्टेड टू नो क्या, तो ये आप वॉन्टेड टू नो क्या, नाउन क्लॉज है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हाउ आई हैड, if the boss wanted to know how I had done the job, that अगर आप ये लगाते हैं that how had I, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले और आई बाद, मतलब सब्जेक्ट बाद में नहीं आता। how had I, ये भी यही चीज है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहां पर आपका कंजंक्शन का काम करेगा, how, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ना कि ये जो है यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द बॉस वांटेड टू नो क्या, how I had done the job, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है। आई विश डैश, आई विश, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कंडीशनल सेंटेंस में वो कंडीशनल क्लॉज है, टाइप 2 कंडीशनल है, जिसमें जो है किसी काल्पनिक सिचुएशन, प्रेजेंट की किसी काल्पनिक सिचुएशन की बात की जाती है। तो ये है आई विश आई वर अ किंग, तो यहां आएगा आई विश आई वर अ किंग। ये पास्ट की बात नहीं है, काश मैं एक राजा होता, प्रेजेंट की सब्जंक्टिव मूड है, आई विश आई वर अ किंग। विच इज द करेक्ट सेंटेंस, यू हैव 20 rupees, आई हैव 2 10 rupee notes, और इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 nations थ्योरी, मैनकाइंड इज डिमेंटेड। अब ये मेरे ख्याल से इसमें विच इज द इनकरेक्ट वन होना चाहिए, ना कि विच इज द, ये वाला क्वेश्चन इसमें जो है ये क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, ये मैं
वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ, ये टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है. One should take advantage of opportunities to talk with native orators if one wants to improve his English. सबसे पहले मैं आपको यहां बताऊं, one should take advantage of opportunities. वन से जब शुरू हो रहा है तो वन के साथ जो पॉजेसिव केस लगता है वो भी वन ही लगता है, तो यहां पर हिज नहीं आएगा, यहां आएगा वंस. वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ऑरेटर्स इफ वन वांट्स टू इंप्रूव वंस इंग्लिश. The great poet and dramatist, the कालिदास is regarded as the Shakespeare of India. आप पहले ये देखिए, कालिदास जी को कंपेयर कर रहे हैं. कालिदास जी एक प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते. हाँ, अगर प्रॉपर नाउन से किसी अन्य प्रॉपर नाउन को कंपेयर करते हैं तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, लेकिन यहां नहीं. तो ये आएगा, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the differences among them are quite pronounced. अगर differences among them are quite pronounced. Although there are some similarity in the qualification of the two candidates. बात करी जा रही है दो कैंडिडेट्स की. जब दो कैंडिडेट्स की बात की जा रही है तो वहां आप among नहीं लगाएंगे, वहां आप लगाएंगे between. और वैसे भी differences के बाद between का यूज किया जाता है. The differences between them. तो यहां आएगा the differences. इवन बिटवीन, जो डिफरेंस के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो बिटवीन ही यूज किया जाता है. चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. ये यहां पर ये कंडीशनल क्लॉज नंबर 1 है जिसमें एक शर्त बताई जाती है, शर्त पर आधारित रिजल्ट होता है. अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो पुलिस तुम्हें मार देगी. एक कंडीशन होती है, कंडीशन पे आधारित रिजल्ट. द पुलिस किल यू, तो इफ जो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में और जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है. अब यहां देखिए, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, और यहां मे वगैरह लग रहा है, द पुलिस विल किल यू, तो यहां आएगा द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे. ये सारे 2016 के क्वेश्चंस हैं जो 19 में पेपर हुआ था. इफ आई डैश देयर सिचुएशन बी डिफरेंट. अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर मैं वहां होता तो सिचुएशन अलग होती. कहने का मतलब है कि सिचुएशन तो हो चुकी. अब ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये प्रेजेंट की काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ये है पास्ट में कोई घटना घट चुकी. तो यहां पर जब पास्ट की घटना घटती है तो टाइप 3 कंडीशनल होता है. इफ आई हैड बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट. तो यहां आएगा had I been there situation would have been different. या तो इस तरीके से बनेगा, या if I had been there situation was different. ये तो होगा ही नहीं. if I had I been there situation would have been different. if I dash God I eliminate all suffering. ये प्रेजेंट की ही काल्पनिक स्थिति को बताया जा रहा है. अगर मैं भगवान होता तो मैं सारी परेशानियों को खत्म कर देता. ये प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति है. तो यहां पर होने के लिए वर और आगे रिजल्ट के जो क्या कर देते उसके लिए वुड का यूज किया जाएगा. अगर यही चीज जो है वो पास्ट कंडीशनल में होता तो यानी कि पास्ट परफेक्ट, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले में सॉरी टाइप 3 कंडीशनल में होता, यानी कि जो पास्ट कंडीशनल बताता है तो उसमें होता, तो वहां पर हैड के साथ और फिर जो है वुड हैव का यूज जो है वो किया जाता है. तो ये है इफ आई वर गॉड. तो यहां पे इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग. ये है आई विश दैट यू राइट. ये चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन. काश कि तुम सही हो, ये भी एक विश मांगी जा रही है. ये भी वही है कि प्रेजेंट की एक ऐसी स्थिति जो काल्पनिक है. इफ आई विश दैट यू वर राइट, I wish that you were right. Nemesis is a symbol of. Nemesis is a symbol of. Nemesis बदला retribution. Nemesis is a symbol of retribution. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं. एक में उसमें थोड़ी सी टाइप जो है वो टाइपिंग एरर है तो इसीलिए उसको मैंने छोड़ दिया, और उस क्वेश्चन को क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें टाइपिंग एरर जो है वो हुई हुई है, और इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को छुड़वा दिया. नाउ अब आप लोगों को सिंपल सी चीज़ ये है कि जो मैंने ये बताया ये मैं भी प्रैक्टिस सेट से लेकर ही आप लोगों को करवा रही हूँ,
उसमें हो सकता है जो मैंने आंसर्स बताए वो आपको आंसर्स जो है उनमें अलग दिखें। मैंने जो बताया है वो बिल्कुल जो है मतलब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया है, और जो चीज़ें आपको बताई हैं वो बिल्कुल लॉजिकली जो है वो चीज़ों को बताया है। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और पढ़ाई को भी एंजॉय करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल।